अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इंजरीज इन्वॉल्विंग द नोज एंड योर पैरानेजल साइनसेस एंड दिस इज़ द एक तरफ से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेज़ल बोन फ्रैक्चर। नेज़ल बोन फ्रैक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो नोज़ है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड या मोस्ट कॉमन एरिया एक तरफ से जो कि कहते हैं फ्रैक्चर होता है ह्यूमंस में। और कौन कौन से कॉजेज़ हैं नेज़ल बोन के फ्रैक्चर के? एक तो है पर्सनल असॉल्ट, स्पोर्ट्स इंजरी एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या अदर एक्सीडेंट्स। जो नेज़ल बोन फ्रैक्चर्स हैं उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1 फ्रैक्चर, क्लास 2 फ्रैक्चर एंड क्लास 3 फ्रैक्चर। क्लास 1 फ्रैक्चर में क्या होता है? क्लास 1 फ्रैक्चर में बेसिकली ये होता है कि जो डिस्टल थिन पार्ट होता है ना नेज़ल बोन का, डिस्टल थिन पार्ट नेज़ल बोन का, यहाँ पे क्लास 1 नेज़ल बोन फ्रैक्चर दिखाया हुआ भी है, वो बेसिकली फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी वजह से जो नोज़ होती है इट में आइदर बी डिप्रेस्ड और डिस्प्लेस्ड। एंड होता क्या है कि ये वाला जो फ्रैक्चर होता है क्लास 1 फ्रैक्चर, इट यूजली ऑकर्स ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम द फ्रंट। यानी फ्रंट से अगर किसी ने कोई ट्रॉमा किया हो, लेट सपोज फ्रंट से कोई मुक्का मारा हो यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये वाला क्लास 1 फ्रैक्चर होगा। एंड इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें ये मिलता है कि इट इज़ बेसिकली, एक तो नेज़ल बोन का तो फ्रैक्चर हुआ ही होता है, दूसरा इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम। ये वाली हमको फिगर मिलती है कि जो नेज़ल सेप्टम है इसका ही हम देख सकते हैं वर्टिकल फ्रैक्चर हुआ होता है। एंड दिस टाइप ऑफ वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल सेप्टम दिस इज़ नोन एज शेवले फ्रैक्चर। ठीक है, शेवले फ्रैक्चर क्या होता है? जो वर्टिकल फ्रैक्चर होता है नेज़ल सेप्टम का, जो कि क्लास 1 फ्रैक्चर में आता है कि जब क्या कहते हैं फ्रंट से कोई ट्रॉमा हुआ हो। अब आता है क्लास 2 फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल बोन। क्लास 2 फ्रैक्चर क्या है? ये सारी एक्सटर्नल नोज की फ्रैक्चर्स हैं। क्लास 2 फ्रैक्चर में ये देखा जाता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई भी है कि देर एक तो नेज़ल बोन का तो फ्रैक्चर होता ही होता है, नेज़ल बोन के साथ साथ देर फ्रैक्चर ऑफ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला का भी नेज़ल बोन के साथ साथ फ्रैक्चर होता है। एंड इट ऑकर्स ड्यू टू मीडियम वेलोसिटी ट्रॉमा फ्रॉम द लेटरल साइड। लेटरल साइड यानी इस केस में क्या होगा कि लेट सपोज यहाँ से लेटरल साइड से किसी ने मुक्का मारो, यहाँ पे तो फ्रंट से मारा था, इस साइड में अगर लेटरल साइड से किसी ने मुक्का मारो बहुत ज़ोर से, तो उसकी वजह से ये वाला फ्रैक्चर हुआ होगा। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हॉरिजॉन्टल या सी शेप फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल सेप्टम। क्लास 1 फ्रैक्चर में क्या था? वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल सेप्टम विच वॉज नोन एज शेवले फ्रैक्चर। क्लास 2 फ्रैक्चर में क्या है? हॉरिजॉन्टल या सी शेप फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल सेप्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज जारजावे फ्रैक्चर। और इसमें क्या होता है? इसमें साथ साथ देयर इज ऑल्सो अ चांस कि जो परपेंडिकुलर प्लेट एथमॉइड बोन की वो भी फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन मेन चीज़ ये याद रखनी है कि किस तरह से हो रहा है, किस मीडियम वेलोसिटी ट्रॉमा से हो रहा है, लेटरल साइड से हो रहा है, और कौन कौन सी बोन्स फ्रैक्चर हो रही हैं। फिर हमारे पास आ रहे थे क्लास 3 फ्रैक्चर। क्लास 3 फ्रैक्चर की अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई इमेज दिखाई भी नहीं है, लेकिन क्लास 3 फ्रैक्चर की में क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो एथमॉइड लेब्रिंथ होती है वो भी फ्रैक्चर हो चुकी होती है विद कहते हैं विद योर नेज़ल बोन। एंड इसमें देयर इज मार्क डिप्रेशन ऑफ योर नेज़ल बोन, और इतनी मार्क डिप्रेशन होती है कि जो नेज़ल बोन होती है, नेज़ल बोन जो बीच में बोन होती है, इट इज़ पुश्ड अंडर द फ्रंटल बोन्स। एंड देयर इज ऑल्सो अपेरेंट वाइडनिंग ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू आइज। इन दो आंखों के दरमियान जो स्पेस होती है वो इतनी वाइडन हो चुकी होती है, मतलब इतना ज़्यादा गैप आ चुका होता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं टेलिकेंथस। ये होता है क्लास 3 के फ्रैक्चर में नेज़ल बोन के। अब हम आगे आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के लिए ये पैराग्राफ है, अगर ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं याद हो रहा, तो उसके लिए हम ये जो टेबल लिया हुआ है, ये टेबल और ये इसी टेबल का पार्ट है, ये टेबल भी याद कर सकते हैं। ये टेबल बेसिकली इस पूरे इसकी पैराग्राफ की समरी है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं नेज़ल बोन फ्रैक्चर के। कि एक तो पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन द सेवियरिटी ऑफ ट्रॉमा इमीडिएटली क्या कहते हैं वो प्रेजेंट करेगा। लेकिन लेट सपोज कि अगर कोई माइनर डिग्री का ट्रॉमा हुआ तो देयर इज अ चांस कि पेशेंट फ़ौरन प्रेजेंट ना करे, थोड़ी देर के लिए जो इनिशियल इंजरी उसको इग्नोर कर दे, थोड़े दिनों बाद आए। जब थोड़े दिनों बाद आएगा तो उस केस में क्या हुआ होगा? देयर माइट बी सम डिफॉर्मिटी ऑफ द नोज एंड देयर ऑल्सो माइट बी सम डिफॉर्मिटी ऑफ द नेज़ल सेप्टम। ठीक है, ट्रॉमा होने के बाद डिफॉर्मिटी होती है। और वो डिफॉर्मिटी कैसे होती है? डिफॉर्मिटी होती है, ट्रॉमा होगा, अब या तो इमीडिएटली डिफॉर्मिटी हो जाएगी या थोड़ी दिन बाद डिफॉर्मिटी होगी। डिफॉर्मिटी होने के बाद क्या होगा? देयर वुड बी स्वेलिंग ऑफ द नोज एंड देयर वुड बी एक्यूमोसिस ऑफ द नोज एंड द सराउंडिंग रीजन। पेन डिपेंड करेगा सेवेरिटी पे कि कितना सेवियर ट्रॉमा था, लेकिन टेंडरनेस ज़रूर मार्क्ड होगी। साथ साथ में क्या है, हमको मिलेगा एपिस्टेक्सिस मिलेगा, नोज़ की ब्लीडिंग मिलेगी। और ऑल्सो हमको अगर तो लेट सपोज कि ऐसा ट्रॉमा हुआ जिससे नेज़ल सेप्टम का फ्रैक्चर, नेज़ल सेप्टम की डिसलोकेशन या नेज़ल सेप्टम में हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गई हो, तो उस केस में हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा? उस केस में हमको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी मिलेगी। साथ में देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि हमको CSF राइनोरिया भी मिले। CSF राइनोरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अभी आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे।
एंड देयर इज़ ऑल्सो अ चांस के ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमको कार्पाइटिस मिले ओवर द नेजल बोन विच विल बी प्रेजेंट इन अ केस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये जो टेबल से दिया हुआ है और ये जो पैराग्राफ है, बेसिकली एक ही चीज़ें, इनमें से क्लिनिकल फीचर्स सही से याद रख लेने। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हम जो रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो प्लेन एक्सरे कराएंगे ऑफ द नेजल बोन का इन लेटरल व्यू। एंड इस चीज़ को इसी तरह याद रखना है कि किस चीज़ का एक्सरे करा रहे हैं, नेजल बोन का। कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, एक्सरे, और किस व्यू में, लेटरल व्यू में। इसकी इन्होंने ये फिगर दी हुई है, दिस इज़ योर प्लेन एक्सरे ऑफ नेजल बोन इन लेटरल व्यू। ये हम लेटरल व्यू में देख भी सकते हैं कि जो नेजल बोन है इसमें यहाँ पे ये फ्रैक्चर आया हुआ है, बीच में गैप हुआ हुआ है, टूटी हुई है ये। सो ये इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर तो पेशेंट इमीडिएटली रिपोर्ट कर दे नेजल बोन फ्रैक्चर के साथ तो हम नेजल बोन फ्रैक्चर की रिडक्शन कराते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि पेशेंट इमीडिएट रिपोर्ट ना करे, थोड़े दिनों बाद आएगा, थोड़े दिनों बाद आएगा, तो अभी हमने पीछे पड़ा था कि देयर माइट बी स्वेलिंग, देयर माइट बी एडिमा सराउंडिंग द नोज एंड द सराउंडिंग रीजन। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, उस केस में हम करेक्शन करेंगे नेजल बोन फ्रैक्चर की। और वो करेक्शन कब करेंगे, वो करेक्शन हम तब करेंगे व्हेन द स्वेलिंग एंड एडिमा विल सबसाइड। एंड ये कब होता है, इट यूजली क्या कहते हैं, जो करेक्शन होती है नेजल बोन फ्रैक्चर की, इट यूजली अकर्स या इट इज यूजली सुटेबल आफ्टर 10 to 14 days। जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन का याद रखना है, जो कि इमीडिएट केस में जो हम कराते हैं रिडक्शन में ये होता है कि हम रिडक्शन कैसे करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं बाय मोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ वॉल्शैम्स फॉर्सेप्स। ये फॉर्सेप्स के नाम याद रखने होंगे। वॉल्शैम्स फॉर्सेप्स से हम रिडक्शन कराते हैं नेजल बोन फ्रैक्चर्स की। और क्या होता है कि कभी कभी अगर लेट सपोज नेजल सेप्टम का भी फ्रैक्चर हो गया, तो जो नेजल सेप्टम की जो करेक्शन होगी, नेजल सेप्टल फ्रैक्चर की जो करेक्शन होगी, दैट वुड बी डन बाय एशेस फॉर्सेप्स। नेजल बोन के लिए वॉल्शैम्स फॉर्सेप्स की करेक्शन कर रहा है, और नेजल सेप्टल के लिए, नेजल सेप्टल फ्रैक्चर के लिए जो करेक्शन कर रहा है, दैट इज योर एशेस फॉर्सेप्स। एंड अगर लेट सपोज के इससे करेक्शन ना हो पाए एशेस फॉर्सेप्स से, देन हम सेप्टोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये थी बात करेक्शन की। हाँ, ये थी बात आपकी उसकी, सॉरी, रिडक्शन की बात थी वॉल्शैम्स फॉर्सेप्स, और जो करेक्शन वाली बात थी एशेस फॉर्सेप्स एंड सेप्टोप्लास्टी की। रिडक्शन पे अगर हम आए तो रिडक्शन का ये देखा गया कि जब हम रिड्यूस करा देते हैं, इमीडिएटली पेशेंट आया, हमने रिडक्शन कर दी नेजल बोन की, देन हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे, हम पीओपी कास्ट उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, एक्सटर्नल नोज के ऊपर। एंड दिस पीओपी कास्ट वुड बी अप्लाइड फॉर 10 to 14 days। एंड इसके साथ साथ हम पेन को ख़त्म करने के लिए और क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं हम, या अगर कोई एक्सटर्नल वूंड हुआ तो हम क्या क्या दे सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। एंड अगर तो ऐसा हो कि नेजल डिफॉर्मिटी ज़्यादा हो गई हो, देन हम राइनोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। और राइनोप्लास्टी की तरफ हम किस तरह जाते हैं, राइनोप्लास्टी कैसे कराते हैं, वी डू इट बाय लेटरल एंड मीडियल ऑस्टियोटोमीस। ये अगर ना भी याद हो तो बस याद रख लेना है कि एक तो ये करेक्शन और रिडक्शन, कि इमीडिएटली आएगा तो रिडक्शन हम करेंगे वॉल्शैम्स फॉर्सेप्स से, और जो अगर तो थोड़े दिनों बाद आएगा तो हम करेक्शन करेंगे सूटेबली आफ्टर 10 to 14 days। जो नेजल सेप्टम होता है उसकी करेक्शन होती है एशेस फॉर्सेप्स से, और अगर उसकी करेक्शन ना हो पाए तो हम सेप्टोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। जब रिडक्शन हम करा देते हैं, देन हम पीओपी कास्ट अप्लाई कर देते हैं, और साथ में हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं। दैट वाज योर फ्रैक्चर ऑफ आई बिलीव नोज था। हाँ, फ्रैक्चर ऑफ नोज था, नेजल बोन थी। अब हम आते हैं फ्रैक्चर ऑफ द मिड फेस। फ्रैक्चर ऑफ मिड फेस, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक तो मिड फेस की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि मिड फेस कहाँ लाई करता है, बिटवीन सुपरा ऑर्बिटल रिज एंड अपर टीथ और सुपरा ऑर्बिटल रिज, इनके दरमियान जो पोर्शन है, दिस इज़ योर मिड फेस। और इसमें कौन कौन से कॉन्टेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, सेंट्रो नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स और लेटरल मेलर मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, ये इसके बेसिकली कंटेंट्स हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ, जो मिड फेस इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नेजो मैक्सिलरी एंड लेटरल मेलर मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। इसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उन्हें दो तरह की क्लासीफाई किया हुआ है, एल्वुलर और लेफोर्ट्स फ्रैक्चर। एल्वुलर फ्रैक्चर में ये देखा जाता है कि जो फ्रैक्चर लाइन होती है, इट पासेस थ्रू द अपर एल्वुलर प्रोसेसेस। ये जो अपर एल्वुलर प्रोसेसेस हैं, इनके दरमियान यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन पास करेगी, ये एल्वुलर फ्रैक्चर होता है। लेफोर्ट्स फ्रैक्चर जो है, लेफोर्ट्स फ्रैक्चर इस काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखनी है हमने हर हाल में। इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लेफोर्ट्स फ्रैक्चर 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, और उसकी इन्होंने यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। सबसे पहले टाइप 1 में क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुएरिन फ्रैक्चर। इसमें जो फ्रैक्चर लाइन होगी, इट विल रन अबव द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी के फ्लोर के अबव रन करेगी, एंड द मैक्सिलरी साइनस। फ्रैक्चर लाइन, ये चीज़ याद रखनी है, फ्रैक्चर लाइन वुड रन अबव द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, जिस तरह हम देख भी सकते हैं, एंड मैक्सिलरी साइनस। एंड ये जो फ्रैक्चर लाइन होगी, इट वुड इन्वॉल्व द लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, जिस तरह हम देख सकते हैं, मैक्सिलरी एंट्रम, जिस तरह हम देख सकते हैं, एंड टेरेगॉइड प्लेट्स।
ये चीज़ इसको याद करने का मैं आसान सा तरीका बता दूँ, तीनों फ्रैक्चर्स में टेरेगॉइड प्लेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेफोर्ट्स 1 में याद रखना है कि ये फिगर याद रखनी है और उस फिगर को देख के याद रख लेना है कि कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। योर लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम एज वी कैन सी एंड योर मैक्सिलरी एंट्रम। फिर आता है लेफोर्ट्स टाइप 2। लेफोर्ट्स टाइप 2 जिस तरह हम ये देख सकते हैं, इसमें जो फ्रैक्चर लाइन होती है, इट रन्स फ्रॉम फ्लोर ऑफ मैक्सिलरी साइनस टू इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड देन अप टू रूफ ऑफ नोज। कि फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर लाइन है उसने रन कहाँ से किया और इन्वॉल्व कहाँ से करी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रन कर रही है फ्रॉम फ्लोर ऑफ मैक्सिलरी साइनस टू इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू रूफ ऑफ द नोज, वेयर एज इन्वॉल्व क्या कर रही है, रूट ऑफ द नोज, लैक्रिमल बोन, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, मैक्सिलरी साइनस एंड अगेन टेरेगॉइड प्लेट, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट लेफोर्ट्स फ्रैक्चर 2 में क्या क्या होंगी, हम इस तरह के कहते हैं फिगर को साथ लेके चलना है ये और यूं करके लाइन बनानी है कि रूट ऑफ द नोज, लैक्रिमल बोन, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, मैक्सिलरी साइनस एंड योर टेरेगॉइड प्लेट। फिर लास्ट हमारे पास आता है लेफोर्ट्स टाइप 3। लेफोर्ट्स टाइप 3 क्यों होता है, इसमें बेसिकली कंप्लीट डिसकनेक्शन हो जाती है फेसियल स्केलेटन की फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। जो फ्रैक्चर लाइन होती है इट यूजली रन्स एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ स्कल विच इन्वॉल्व्स द क्या कहते हैं, इट रन्स एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ द स्कल एंड इट इन्वॉल्व्स द रूट ऑफ द नोज, द एथमोफ्रंटल जंक्शन, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, फ्रंटोजाइगोमेटिक, टेम्पोरोजाइगोमेटिक सूचर्स एंड टेरेगॉइड प्लेट्स। इसका क्या कहते हैं, थोड़े कंटेंट्स याद रखना मुश्किल है, तो फ्रैक्चर इसमें जो फ्रैक्चर लाइन है इसका याद रखना है कि तो लेवल ऑफ द बेस पे रन करती है, जो कि इंपॉर्टेंट जो कि एक तरफ से इजीली याद हो जाएगा। जो कंटेंट्स हैं क्या कहते हैं जो वो हैं क्या कहते हैं, हाँ, जो इन्वॉल्वमेंट है जिन एरियाज़ की, उसमें टेरेगॉइड प्लेट तो याद रखनी है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, ये तो एटलीस्ट याद रख लेना। अगर फ्रंटोजाइगोमेट्रिक, टेम्पोरोजाइगोमेट्रिक सूचर और एथमोफ्रंटल जंक्शन नहीं याद हो सका तो कोई बात नहीं, लेकिन टेरेगॉइड प्लेट, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट एटलीस्ट याद रख लेनी है। अब जो ठीक है, ये हमने 3 लेफोर्ट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। हमने लेफोर्ट्स टाइप 2 में और टाइप 3 में, टाइप 2 में स्पेसिफिकली हमने पढ़ा कि जो फ्लोर होगा ऑर्बिटल, उसका फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट जो होगा उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा एंड दैट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर दैट जो कि लेफोर्ट्स टाइप 2 में देखा जाता है, कभी कभी टाइप 3 में भी देखा जाता है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज ब्लो आउट फ्रैक्चर। और इसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर क्यों कहते हैं, इसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं, याद रखना है ब्लो आउट फ्रैक्चर वो होता है जिसमें ऑर्बिटल फ्लोर इन्वॉल्व हो जाए, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हो जाए, एंड उसको ब्लो आउट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स होते हैं दे मे हर्निएट इनटू द मैक्सिलरी साइनस विच रिजल्ट्स इन इनऑप्थेल्मस। कि ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स कहाँ हर्निएट कर जाते हैं, मैक्सिलरी साइनस में, जिसके भी आगे मैं फिगर दिखाता हूँ। और जो इंफीरियर रेक्टस मसल होता है और जो डिफरेंट बाकी ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स होते हैं वो भी इंट्रैप्ट हो जाते हैं विद इन द फ्रैक्चर, रिजल्टिंग इन टीथिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेज एंड डिप्लोपिया। बेसिकली इस पार्ट में बस याद रखना है कि ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स हर्निएट करेंगे मैक्सिलरी साइनस में, इंफीरियर रेक्टस मसल भी नीचे को चला जाएगा और जो हमारी वो होगा आइज़ होंगी उसमें उनमें डिप्लोपिया हो जाएगा और गेज की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और एक्सरे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिलती है जो कि बेसिकली याद रखने वाली है, प्लेन एक्सरे में और सिटी चीज़ में एक साइन मिलता है विच इज़ नोन एज टेयर ड्रॉप साइन। ये हम देख सकते हैं आंसू की तरह का लग रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है ऑर्बिटल फ्लोर पे, दिस वाज लेफोर्ट्स टाइप 2 फ्रैक्चर हुआ होगा। अब जो ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स थे ये नीचे को, ये मैक्सिलरी साइनस के लेवल पर हर्निएट कर गए, सो दिस इज नोन एज टेयर ड्रॉप साइन। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है वाटर्स व्यू में। वाटर्स व्यू का एक और नाम है ऑसिपिटोमिएटल व्यू, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्सरेस के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। ऑसिपिटोमिएटल व्यू के थ्रू हम बेसिकली साइनसेस को ईजिली वो देख लेते हैं, ईजिली नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको ये टेयर ड्रॉप अपीयरेंस मिल रही है, प्लेन एक्सरे पे भी और इस पे भी, सिटी में भी टेयर ड्रॉप साइन हमको मिलता है जो कि इसका ब्लॉड फ्रैक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा जाइगोमेटिक बोन का भी डिप्रेस फ्रैक्चर हो सकता है विच इज़ नोन एज ट्राइपॉड फ्रैक्चर। उसको ट्राइपॉड फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो जाइगोमेटिक बोन होती है इट यूजली ब्रेक्स एट 3 प्लेसेस। बेसिक ट्रीटमेंट क्या है फ्रैक्चर की, डिडक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ द बोनी फ्रेगमेंट। सो दैट वाज ऑल ऑफ नेजल बोन के फ्रैक्चर्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मिड फेस। ये इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रख लेना है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे विच इज़ फॉरेन बॉडी इन द नोज एंड अदर इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इंजरी इन्वॉल्विंग द नोज एंड PNS। फॉरेन बॉडी का याद रखना है कि ज़्यादातर बच्चों में ये वाली कंडीशन देखी जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में ज़्यादातर कंडीशन देखी जाती है। फॉरेन बॉडी नोज में कैसा आ सकती है, या तो एंटीरियर नर्व्स के थ्रू जो कि मोस्ट कॉमन है, या पोस्टीरियर नर्व्स के थ्रू। पोस्टीरियर नर्व्स के थ्रू बहुत रेयरली होता है और वो कैसे देखा जाता है कि जब फूड या वॉमिटर्स ड्यूरिंग वॉमिटिंग एंटर कर जाते हैं नेजल कैविटी के अंदर, या अगर किसी को बहुत गंदी सी वॉमिटिंग हुई है तो उसने खुद भी फील किया होगा, कभी ना कभी हम सबको वॉमिटिंग हुई होगी कि कभी कभी जो वॉमिटर्स का कंटेंट होते हैं वो नाक से निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो पोस्टीरियर नेयर से उधर को एंटर हो जाते हैं। तो एंटीरियर नेयर्स का याद रखना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एक तरफ से रूट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़। एंड लास्टली इट कैन फॉरेन बॉडी कैन ऑल्सो एंटर थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द नोज
जो जिसमें बुलेट की एग्जांपल आ जाती है। जो टाइप्स होती हैं फॉरेन बॉडी की इन द नोज, उसकी ये क्लासिफिकेशन है, यही टेबल से याद करनी है। एनिमेट और इनएनिमेट होती हैं। एनिमेट में फ्लाइज मैगट्स आ गई। इनएनिमेट को हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है वेजिटेटिव नॉन वेजिटेटिव में। वेजिटेटिव में सीड पीनट छालियाँ आ गई। नॉन वेजिटेटिव को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। मेटेलिक में मेटल पीस स्क्रू बैटरी सेल आ गए। नॉन मेटेलिक में रबर पीस बीट चॉक पीस आ गए। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें अगेन पेशेंट इमीडिएटली प्रेजेंट करता है फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री के साथ, या कभी कभी ये होगा कि वो खुद से नहीं बताएगा कि उसने, अगर लेट सपोज के ज़्यादातर बच्चों ने क्या कहते हैं खेल कूद में खुद से नाक में घुसा दें, या लेट सपोज अगर कोई ऐसा एडल्ट था जिसने घुसा दी नाक में कोई अपनी चीज़, अब वो सीधी सी बात है वो खुद से नहीं बताएगा क्योंकि उसके लिए थोड़ी एम्बेरसिंग सी होगी बताना, तो वो खुद से कभी कभी नहीं रिपोर्ट करेगा कि उसने फॉरेन बॉडी लॉन्च की हुई। तो उस केस में वो क्या हिस्ट्री देगा, वो हिस्ट्री ये देगा कि देयर विल बी यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग एंड ऑफन ब्लड स्टेन डिस्चार्ज coming from his nose with unilateral nasal obstruction। के ये कि often patient reports no history of foreign body introduction, rather reports unilateral foul smelling, often blood stain discharge with unilateral nasal obstruction। चाइल्ड में सबसे यही चीज़ याद रखनी है कि अगर तो हमको ये वाली सिम्टम्स चिल्ड्रन में मिले तो हमारा जो पहला डायग्नोसिस जाना चाहिए वो फॉरेन बॉडी इन द नोज़ पे जाना चाहिए। इस पर एक एमसीक्यू भी है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि जब भी चिल्ड्रन में यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग ब्लड स्टेन डिस्चार्ज विद यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो तो पहला जो हमें हमारा जो डायग्नोसिस जाना चाहिए बच्चों के केस में वो जाना चाहिए फॉरेन बॉडी इन द नोज़। और ये अपनी क्लिनिकल लाइफ में भी आगे इंशाल्लाह याद रखना है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फॉरेन बॉडी मिलेगी नेजल कैविटी के अंदर। Sometimes it might not, the foreign body might not be visible due to the nasal discharge, due to congestion and due to edema of the nasal mucosa। जो मोस्ट कॉमन साइड है फॉरेन बॉडीज़ की जिधर वो इम्पैक्ट करती हैं दैट इज़ नियर द फ्लोर बिटवीन द नेजल सेप्टम एंड इन्फीरियर ट्रिब्यूलेट। इन्वेस्टिगेशन हम इस केस में क्या कराते हैं, प्लेन एक्सरे ऑफ द नोज इन लेटरल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। लेटरल व्यू में हम देख भी सकते हैं किसी ने नाक के अंदर अपनी आई डोंट नो हाउ पर कैसे बैटरी का सेल घुसा दिया था, तो वो ये हमको यहाँ पे मिला लेटरल व्यू में। ट्रीटमेंट क्या होती है बच्चों में, ट्रीटमेंट अगर कोई ऐसा नॉन कोऑपरेटिव सा बच्चा हो, बहुत जज्बाती सा बच्चा हो, तो उसको हम पहले जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, देन हम ट्रीट करते हैं, हम रिमूव करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को। फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। अगर तो लेट सपोज कोई फॉरेन बॉडी कोई फ्लैटेंड फॉरेन बॉडी हो तो उसको हम पेयर ऑफ क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से ईजिली रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इरेगुलर या राउंड सी फॉरेन बॉडी हो तो उस केस में हम फोर्सेप्स कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। उस केस में हम राउंड हुक या प्रोब यूज़ करेंगे। राउंड हुक या प्रोब क्या करते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है इट इज़ पास्ड बिहाइंड द फॉरेन बॉडी एंड देन ड्रैग्ड फॉरवर्ड अलॉन्ग द फ्लोर। कि लेट सपोज ये सर्कुलर सी जो चीज़ है ये फॉरेन बॉडी है, अगर हम उसको फोर्सेप्स से इस तरह करके लेके जाएंगे सो देयर इज़ अ चांस कि फोर्सेप्स उसको ऑब्वियसली मैं ये अपने रियल फोर्सेप्स तो नहीं दिखा रहा, अगर तो कोई इरेगुलर सी वो हो फॉरेन बॉडी हो उसको हम फोर्सेप्स से पिक करने की कोशिश करेंगे तो वो फर्दर क्या कहते हैं नोज़ के एक तरफ से फर्दर वो पुश होती रहेगी। वेयरएस जब हम हुक टाइप चीज़ यूज़ करेंगे तो हुक क्या करेगा, जो हुक वाला इंस्ट्रूमेंट होगा पहले इट विल पास बिहाइंड द फॉरेन बॉडी इस तरह करके एंड देन वो यूं करके ऐसे जो फॉरेन बॉडी होगी उसको फॉरवर्ड ड्रैग कर देगा अलॉन्ग द फ्लोर। और बहुत रेयरली हम क्या करते हैं कि अगर तो बहुत कोई बड़ी फॉरेन बॉडी नाक के अंदर आके फंस गई है तो उस केस में हम उस फॉरेन बॉडी को नेज़ोफेरिंक्स तक पुश करते हैं ताकि फिर हम उसको माउथ से रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत रेयर होता है, इतना नहीं होता। जो चीज़ याद रखनी है वो ये क्रोकोडाइल फोर्सेप्स फॉर फ्लैटेंड एंड प्रोब या राउंड हुक फॉर इरेगुलर एंड राउंड फॉरेन बॉडी। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस अगर तो लेट सपोज किसी ने फॉरेन बॉडी घुसा ली नाक में एंड वो फ़ौरन ना आए क्या कहते हैं कंप्लेन करने या बहुत दिनों के बाद ऐसा देर से चांस के लोकल रिएक्शन हो गया हो, एडिमा हो गया हो, सुपर इन्फेक्शन हो गया हो, कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाती है उस फॉरेन बॉडी में इफ़ इट्स रिमेन देयर फॉर द लॉन्ग टाइम। राइनोलिथ फॉर्मेशन शुरू हो जाती है जो कि नेजल कैविटी के अंदर स्टोन्स बनने लग जाते हैं। और देयर इज़ अ चांस के क्या कहते हैं इट में स्लिप, अगर बहुत रेयर होता है अगेन ये वाला लास्ट पॉइंट कि जो नेज़ल जो फॉरेन बॉडी है इट माइट स्लिप इनटू द नेज़ोफेरिंक्स स्पॉन्टेनियसली और पेशेंट को पता ना चले एंड दैट फॉरेन बॉडी माइट गेट इम्पैक्टेड लोअर इन द एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि बहुत बहुत रेयर होता है। सो दैट वाज ऑल ऑफ फॉरेन बॉडी। इट वाज अनदर इंपॉर्टेंट इंजरी याद रखनी थी। अब हम आते हैं राइनोलिथ पे। राइनोलिथ इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजरीज जो कि याद रखनी है। इट इज़ स्टोन फॉर्मेशन इन द नेजल कैविटी एंड दे आर फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ओवर अ न्यूक्लियस ऑफ फॉरेन मटेरियल। अब ये न्यूक्लियस क्या हो सकता है, ये कोई एक्सोजीनस सी अननोटिस्ड फॉरेन बॉडी हो सकती है या कोई ऐसा एंडोजीनस सा ब्लड क्लॉट या इंस्पिसेटेड नेजल सिक्रीशन हो सकती है जिसके अंदर जिसके ऊपर फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स आकर डिपॉजिट करने लगते हैं जो कि इवेंचुअली राइनोलिथ की फॉर्मेशन कॉज कर देते हैं। एंड अ लार्ज राइनोलिथ में एक्सर्ट प्रेशर ओवर द नेजल सेप्टम एंड लेटरल वॉल ऑफ द नोज विच विल कॉज नेक्रोसिस।
Rhinolith is usually hard and greyish brown black in color and they may be multiple, ये इसके कुछ फीचर्स हैं. पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, यूनिलेटरल डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज. डिस्चार्ज माइट बी म्यूकॉइड, म्यूकोप्यूरुलेंट, मोस्टली फाउल स्मेलिंग एंड समटाइम्स ब्लड स्टेन. और जब हम प्रोब से टच करेंगे राइनोलिथ को, सो इट विल अपीयर हार्ड एंड ग्रिटी इन कंसिस्टेंसी. इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं? रेडियोलॉजिकली प्लेन एक्सरे कराते हैं नोज़ का, या तो लेटरल व्यू या वाटर्स व्यू. वाटर्स व्यू इज़ योर ऑसिपिटोमिएटल व्यू, दिस इज़ योर वाटर्स व्यू ऑसिपिटोमिएटल व्यू. यहाँ पे हम ये देख भी सकते हैं ये कोई हमको राइनोलिथ की फॉर्मेशन मिल रही है. एंड जितनी ज़्यादा रेडियोपेसिटी होगी, रेडियोपेसिटी ऑफ द राइनोलिथ, जितनी ज़्यादा रेडियोपेसिटी होगी उसका ये मतलब है कि उतने ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उस राइनोलिथ के अंदर. रिमूवल हम कैसे करते हैं? राइनोलिथ का रिमूवल किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर. और अगर तो कोई बहुत लार्ज राइनोलिथ हो तो फिर हम उसको छोटे छोटे से पीसेस में ब्रेक करके निकालते हैं. और बहुत रेयरली ये हम करते हैं, अगेन इस पर MCQ आए हुए, लेकिन कभी कभी बहुत रेयरली हम क्या करते हैं, अगर तो प्रॉपरली रिमूव ना हो पा रहा राइनोलिथ, देन हम जाते हैं लेटरल राइनोटोमी की तरफ. लेटरल राइनोटोमी के थ्रू हम जो वो होता है राइनोलिथ होता है, बहुत बड़ा जो राइनोलिथ होता है, उसको हम रिमूव करते हैं. फिर हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंजरी पे, विच इज़ जो CSF राइनोरिया. CSF राइनोरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज या मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा, fracture of the base of the skull which involving the anterior cranial fossa with tearing of the dura mater is the most common cause of क्या कहते हैं CSF राइनोरिया. या कोई सर्जिकल ट्रॉमा हो गया क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के लेवल पे. कैसे हुआ? वो सेप्टोप्लास्टी के थ्रू, नेजल पॉलीपेक्टोमी के ऑपरेशन के थ्रू, फैस के ऑपरेशन के थ्रू, विच इज़ अ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. इन तीनों ऑपरेशन या SMR ऑपरेशन के थ्रू कोई ऐसा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के लेवल पर ट्रॉमा हो गया हो, उसकी वजह से भी CSF राइनोरिया हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज थी. उसके अलावा और कौन सी कॉजेज़ हैं? एक तो स्पॉन्टेनियस है, जो कि बहुत रेयर होता है कि खुद बहुत ही CSF निकलने लग जाते हैं नाक से, कोई क्या कहते हैं नॉन पैथोलॉजी नहीं होती पीछे. कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो सकता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा का, लाइक एनसेफेलोसील या मेनिंजोसील. नियोप्लेजिया हो सकता है इन्वॉल्विंग द फ्लोर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा विच में ऑल्सो कॉज CSF राइनोरिया. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? इस तरह. ऑब्वियसली आई डोंट थिंक मेरी किताब में सही से नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग अपनी किताब से देख सकते हैं कि देर विल बी ड्रिबलिंग ऑफ क्लियर वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द नोज विच इज़ इंक्रीज बाय बेंडिंग और बाय स्ट्रेनिंग. झुकने से और स्ट्रेन करने से ज़्यादा CSF की क्या कहते हैं फ्लूइड ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी. एंड दैट CSF माइट बी कन्फ्यूज्ड विद वाटरी राइनोरिया ऑफ एन एलर्जिक और वायरल ओरिजिन. और फिर कभी कभी क्या होता है, इसमें हमको मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, क्योंकि अगेन ड्यूरा मैटर जो है, ड्यूरा मैटर क्या ट्रॉमा एक तरफ से हो चुका होता है. इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट्स अप्लाई करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेजल सिक्रीशन एंड द CSF राइनोरिया के. बाकी जो वो डिस्चार्ज आ रहा है वो CSF है या कोई नेजल सिक्रीशन है. कौन कौन से हम टेस्ट अप्लाई करते हैं? हैंडकरचीफ टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. हैंडकरचीफ टेस्ट में क्या होता है? टू डिफरेंशिएट नेजल सिक्रीशंस फ्रॉम CSF. जब हम दोनों फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे हैंडकरचीफ में, तो और जब उस हैंडकरचीफ यानी उस रुमाल को जब हम बाद में फ्लूइड को कलेक्ट करने के बाद ड्राई कर देंगे, तो अगर तो वो CSF होगा. CSF के केस में क्या होगा कि जो हैंडकरचीफ होगा आफ्टर ड्राइंग द हैंडकरचीफ विल रिमेन सॉफ्ट, वेयरएज नेजल सिक्रीशन के केस में क्या होगा कि नेजल सिक्रीशन के केस में जो हैंडकरचीफ होगा इट विल बी स्टिफन्ड आफ्टर ड्राइंग बिकॉज नेजल सिक्रीशंस दे कंटेन म्यूकस एंड एल्ब्यूमिन. एक और हम क्या कराते हैं कि अगर तो हमने इस डिस्चार्ज को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाए और फिर इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, तो जो CSF वाला वो होगी टेस्ट ट्यूब होगी, इट वुड रिमेन क्लियर, वाइल जो नेजल सिक्रीशन वाली ट्यूब होगी उसमें सेडिमेंटेशन विल अकर ऑन स्टैंडिंग. एंड लास्टली CSF हैज़ हाई ग्लूकोज कंटेंट वेयरएज नेजल सिक्रीशन डज नॉट हैव एनी ग्लूकोज कंटेंट. तो हम ग्लूकोज पेपर स्ट्रिप के थ्रू भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इफ़ इट इज़ बाकी CSF राइनोरिया या कोई ऐसी नेजल सिक्रीशंस आ रही हैं. इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराते हैं? बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं. टेस्ट हम चेक करते हैं कि ग्लूकोज है और B2 ट्रांसपेरेंट प्रेजेंट है या नहीं. अगर B2 ट्रांसपेरेंट और ग्लूकोज पॉजिटिव है तो यानी CSF राइनोरिया. B2 ट्रांसपेरेंट क्या होती है? B2 ट्रांसपेरेंट इज बेसिकली अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन CSF, पेरीलिम्फ, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर. CT स्कैन कराते हैं एक्साइल और कोरोनल व्यू का. और लास्टली हम नेजल एंडोस्कोपी कराते हैं टू लोकलाइज द साइट ऑफ लीकेज, देख सकें कि CSF बेसिकली आँख हासिल है. और ये हम किस तरह करते हैं? हम एक कलर्ड डाई इंजेक्ट करते हैं, मोस्टली फ्लोरोसिन इंजेक्ट करते हैं थ्रू लंबर पंक्चर इंटरथीकली. एंड देन वी आर, और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इंटरथीकली इसको इंजेक्ट किया होता है, देन हम लास्टली ये चेक करते हैं कि वो जो डाई है वो कहाँ से लीक कर रहे हैं नोस में. और उसकी हम लीकेज कैसे चेक करते हैं? लीकेज हम चेक करते हैं कैसे? नेजल एंडोस्कोपी से. कि इंट्राथीकली पहले हमने लंबर पंक्चर के थ्रू डाई डाला और फिर नेजल एंडोस्कोपी के थ्रू हमने ये चेक किया कि वो डाई निकल कहाँ से रहा है. तो दैट इज़ एक तरफ से कॉर कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन. ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट ये होती है कि क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि मेनिंजाइटिस हो जाए तो हम प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देते हैं टू प्रिवेंट मेनिंजाइटिस. वी पुट द पेशेंट इन सेमी सिटिंग पोजीशन एंड अवॉइड
ब्लोइंग ऑफ द नोज, उसको पेशेंट को हम ये एडवाइस देते हैं कि नाक सही से कि बेसिकली ब्लोइंग ऑफ द नोज ना करें और स्ट्रेनिंग वाली एक्टिविटीज़ ना करें। नेज़ल पैकिंग को भी अवॉइड करते हैं बिकॉज नेज़ल पैकिंग माइट लीड टू मेनिंजाइटिस। सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर तो ये कहते हैं लीकिंग परसिस्ट करे देन हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, हम फौरी सर्जिकल ट्रीटमेंट पे नहीं जाते। और ये देखा गया है कि हम क्या कहते हैं एंडोस्कोपिक एंडोनेजल अप्रोच अप्लाई करते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि पहले साइट ऑफ लीकेज इज आइडेंटिफाइड बाय इंजेक्टिंग अ कलर्ड डाई, जो कि नेजल एंडोस्कोपी के थ्रू हो गया था, एंड देन द साइट ऑफ लीकेज इज रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग अ फैट और फेशिया विच इज सील्ड विद लोकल म्यूकोजल फ्लैप और अ ह्यूमन फाइब्रिन ग्लू। तो ये जो 4 अभी तक हमने इंजरीज पढ़ी हैं, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हर हाल में याद रखना है। अब जो ये लास्ट वाली है ओरो एंट्रल फिस्टुला, इसको अगर प्रॉपर्ली बहुत उससे ना याद हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दफ़ा रीड इसको दे देंगे क्योंकि ये भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल एंट्रल फिस्टुला में बेसिकली होता क्या है कि फिस्टुला फॉर्म हो जाता है, देयर इज अ कम्युनिकेशन फॉर्म बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द मैक्सिलरी एंट्रम। मोस्ट कॉमन कॉज इज डेंटल एक्सट्रैक्शन के मोस्ट कॉमन कॉज है डेंटल एक्सट्रैक्शन के जो फिस्टुला होता है इट इज़ फॉर्म थ्रू द एल्व्यूलर बॉर्डर ऑफ अपर जॉ आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट अपर मोलर टूथ। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फिस्टुला बन चुका है बिटवीन ओरल कैविटी एंड मैक्सिलरी एंट्रम। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉज आती है कैल्डवेल लुक्स ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में बेसिकली होता है कि एक सबलेबियल इंसिजन की जाती है और अगर तो देयर इज़ अ चांस कि जो लाइन ऑफ इंसिजन है इट मे ब्रेक डाउन एंड फॉर्म अ फिस्टुला। उसके अलावा जो 2 कॉजेज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया ओरल कैविटी और मैक्सिलरी एंट्रम का, या पेनिट्रेटिंग इंजरी फॉर एग्जांपल कोई बुलेट लग गई हो। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि देयर इज रिगर्गेटेशन ऑफ फ्लूइड विच occurs थ्रू द नोज ड्यूरिंग ड्रिंकिंग। डिस्चार्ज में occur फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी विच मे बी पुरुलेंट और म्यूकोपुरुलेंट। फिस्टुला जो होगा वो मैक्सिलरी एंट्रम के लेवल पे इन्फेक्शन कॉज कराएगा एंड देयर विल बी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस। ये चीज़ याद रखनी है कि इस केस में साइनसाइटिस के साइन और सिम्टम्स हमको मिलेंगे। प्रो कैन बी पास थ्रू द ओपनिंग टू फर्दर क्या कहते हैं फर्दर फॉर्म अ डायग्नोसिस ऑफ ओरल एंट्रल फिस्टुला। एंड लास्टली इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि दे यूजली हील स्पॉन्टेनियसली। कि लेट सपोज अगर तो कैल्डवेल लुक्स ऑपरेशन कर रहे हो या डेंटल एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, अगर तो उस के दौरान गलती से बन जाए फिस्टुला तो हम क्या करेंगे, वी वुड बेसिकली स्टिच द म्यूकोजा ओवर द सर्फेस। के लेट सपोज टूथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर म्यूकोजा को स्टिच कर देंगे, या अगर कैल्डवेल लुक्स ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम म्यूकोजा की डिस्टिचिंग कर देंगे और फिर उससे वो इवेंचुअली खुद स्पॉन्टेनियसली जो फिस्टुला होगा तो हील कर जाएगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द इंजरीज इन्वॉल्विंग द नोज एंड पीएनएस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एक तरफ से रिकैप कर लेते हैं जो याद रखनी है आप लोगों ने, वो है सबसे पहले तो फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमन ये कहते हैं इनकी क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके ये टेबल है, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, रिडक्शन और करेक्शन में क्या डिफरेंस था, फिर मिड फेस के फ्रैक्चर्स, एल्व्यूलर एंड लिफोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एंड फिर हमारे पास फॉरेन बॉडी आ जाती है। फॉरेन बॉडीज़ में अगेन चिल्ड्रन का जब भी केस आएगा याद रखना, चिल्ड्रन अगर इन कंप्लेंट्स के साथ आए तो पहला डायग्नोसिस फॉरेन बॉडी की तरफ जाना चाहिए। कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ट्रीटमेंट के लिए कौन से हम फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, राइनोलेथ की फॉर्मेशन किस तरह होती है, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है, और फिर राइनोरिया की अगेन मोस्ट कॉमन कॉज क्या ट्रॉमा है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एंड इसकी भी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आई होप इजली समझ में आ गई हूँ एंड थैंक यू।